बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है रेजोनेंस। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, कि अगर ऑसिलेटर या सिस्टम पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, उसके इक्वल हो जाए, तो ये स्टेट आपकी रेजोनेंस कहलाती है। फिर से सुन लें कि अगर किसी सिस्टम पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो ये यहाँ पे आपकी रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यही फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसे हम FR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजोनेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि नंबर 1, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपके पास पीरियोडिक फोर्स होनी चाहिए। पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अब पीरियोडिक फोर्स को आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन का टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने बात की थी कि जब आप पेंडुलम पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो पेंडुलम जैसे ही अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो अपनी दूसरी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो अपनी थर्ड वाइब्रेशन कंप्लीट करता है फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे गौर करें, स्पेसिफिक टाइम के बाद हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक टाइम के बाद फोर्स अप्लाई की जा रही है, इसी फोर्स को पीरियोडिक फोर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपको मिल गया कि अगर यहाँ पे भी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो मैं कह सकता हूँ कि रेजोनेंस बेसिकली फोर्स्ड ऑसिलेशन की ही टाइप है। क्लियर हो गया जी। अब डिस्टेंस कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज और कमेंट्स पे पूछ रहे थे कि सर फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपने बोला है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपने क्या कहा था कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो सर यहाँ पे तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को गौर से सुना करें, देखा करें, पॉइंट्स उसके नोट किया करें। वहाँ पे हमने बात की थी ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो MCQs की स्टेटमेंट में वो तो मेंशन करेगा कि अगर डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से सिर्फ वो पूछ रहा है तो फिर इसका मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज। हाँ, अगर पीरियोडिक फोर्स की वजह से वो पूछ रहा है और आप सिस्टम पे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हर एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो पीरियोडिक फोर्स की वजह से आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पीरियोडिक फोर्स अगर आप सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी का रिलेशन हाफ की x0 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x0। अब डियर स्टूडेंट्स, बुक ने एक एग्जांपल या डायग्राम डिस्कस की है पेंडुलम की, इसमें रेजोनेंस को हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले देखें कि एक फिक्स स्पोर्ट के साथ हमारे पास S1 और S2 स्ट्रिंग्स, उसके साथ हमने एक AB रॉड को कनेक्ट किया हुआ है और AB रॉड के साथ हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम को कनेक्ट किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करें, A और A डैश की लेंथ सेम है, B और B डैश की लेंथ सेम है, C और C डैश की लेंथ सेम है। A और B की लेंथ सेम नहीं है, B डैश और A की लेंथ सेम नहीं है। इस चीज़ को गौर से देख लेना है। अब होगा क्या जी, रेजोनेंस कैसे क्रिएट होगी। देखिए, लेट करते हैं कि इस C पे ना आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, मीन्स के पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की है। अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके साथ जो ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अब जब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो ये रॉड के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब इन सारी स्ट्रिंग्स के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही होगा ना। अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये सारे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे होंगे, तब आपने गौर करना है और आपसे मैं पूछूं अगर कि क्या B डैश और C की फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की लेंथ ही डिफरेंट है, तो फ्रीक्वेंसी तो मैच कर ही नहीं सकती। इसी तरह अगर मैं पूछूं C डैश और A डैश की क्या फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, तो नहीं, इक्वल नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंट है। इसी तरह A और B की लेंथ डिफरेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ये गौर कर लेंगे तो फिर इसके बाद एक और चीज़ चेक करनी है कि आपको देखने को मिलेगा
कि जब आपने इस सी पे फोर्स अप्लाई की और इसने ऑसिलेट किया, स्ट्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस हुई, तो इस सी डैश में भी डिस्टर्बेंस हुई, ये भी ऑसिलेशन अपनी स्टार्ट कर देगा। अब जब आप इन दो पे गौर कर रहे होंगे ना, तो इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखें, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो इसने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसने ऑसिलेशन स्टार्ट की है। तो सी डैश की एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सी पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ सेम है। तो जैसे ही सी डैश और सी की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और आप जब ये ऑसिलेट कर रहे होंगे, आप 3D में मैं तो नहीं दिखा सकता, आप सिर्फ जहन में रखें कि जब ये ऑसिलेट कर रहे होंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और इनका एम्पलीट्यूड क्या है? कम। तो यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो गई और सिस्टम ने क्या की जी? एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस के फ़ायदे देख लेते हैं कि इसका में क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एग्जांपल जी ट्यूनिंग का रेडियो। तो पहला ये एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा क्या कि ट्यूनिंग का रेडियो किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आप यहाँ पे गौर कर ले कि ट्यूनिंग का रेडियो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स ट्यूनिंग का रेडियो कैसे इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ आपने सुनी होगी, रेडियो का नाम भी सुना होगा या अपने मोबाइल पे आपने FM सुनते होंगे या कभी कभार आपको पता ही होगा, सुनते होंगे आप। तो अब होता क्या है कि ये FM मीन्स के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और AM आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम सेकेंडरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको जो FM सुनते हो आप रेडियो, इसको माइंड में रखें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि देखिए, अब आपको पता है कि 105 चैनल समझ लें, एक 94 समझ लें, एक 92 समझ लें, 90 समझ लें। अब ये डिफरेंट चैनल्स हैं। 105 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है ना बेसिकली 105। अब हम लेट करते हैं कि 105 पे सैड सॉन्ग चला हुआ है, 94 पे कोई शोर शराबे वाला सॉन्ग है, इसी तरह 92 पे कोई कवाली चली हुई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं। अब आपका मूड है जी मैं आज यार सैड सॉन्ग सुनता हूँ, तो आप क्या करेंगे, उस रेडियो की रिसीवर होता है ना मेरा ख्याल है, जिससे आप छेड़छाड़ करते हैं, या चलो जो नट लगा होता है, ठीक है, रेगुलेटर आप बोल सकते हो। तो अब उसके साथ आप उस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। अब चेंज किए जा रहे हैं। जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स जो कि रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जैसे ही पीछे आने वाला जो सिग्नल है उसकी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी होगी उससे मैच करेगी। जैसे ही मैच करेगी तो फौरन आपको साउंड सुनाई देगा। तो इसका मतलब हुआ क्या है, रेजोनेंस क्रिएट हुई है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है और फौरन आपको 105 पे साउंड सैड सुनाई देगा और आप खुश हो जाएंगे। या फिर आप अंदर यार आज बड़े उदास हैं, ऐसे सैड सॉन्ग चलो आप और सैड होते जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कोई आप सैड सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे थे तो आपको मिल जाएगा, सुनाई देगा। इसी तरह अब आपका मूड चेंज हो गया, लो जी आपको पसंद नहीं आ रहा, अब आप कोई शोर शराबे वाला या जो जिसका म्यूज़िक ही बहुत फास्ट होगा वो आप सुनना पसंद करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर आप चेंजिंग स्टार्ट करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आपके उस छेड़छाड़ करते 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 अचानक से इस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी और पीछे ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी, मैच। जैसे ही मैच करेगी फ़ौरन आपको किसी और सॉन्ग का साउंड सुनाई देने लग जाएगा। तो इस तरह देखें आप रेजोनेंस क्रिएट करा रहे हैं। तो यहीं पे मैं अक्सर स्टूडेंट से एक बात करता हूँ कि देखें, जब आपसे एफएससी नहीं होती या आप किसी भी अपने टारगेट से रह जाते हैं तो फिर आप दूसरों पे उज़र डालते हैं कि यार मैं फ़लाँ की वजह से नहीं कर पाया, ये ना होता तो मैं यूँ कर लेता, मुझे इन्होंने ख़राब किया। ये किन्होंने किया है? कोई किसी को ख़राब नहीं करता, आप खुद अपनी हर चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं। देखिए आप ज़रा गौर करना है, जब आप रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे थे तो हर चैनल की वेव्स मौजूद थी, सैड सॉन्ग भी घूम रहा था आपके बिल्कुल आसपास था, फास्ट म्यूज़िक भी था, कवाली भी थी, और कोई ऐसा चैनल था जहाँ पे कोई दीनी बातें हो रही थी, मौलवी लगा हुआ था वहाँ पे वो भी थी। इसी तरह से
एक चैनल पे अजान हो रही थी, यानी कि डिफरेंट साउंड आपके आसपास मौजूद था। वो आप पे तब तक हमला नहीं कर पा रहा था जब तक आप खुद नहीं चाह रहे थे। आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ना, तो आपने कोशिश की, आपने चेंज किया, जिसको आप सुनना पसंद कर रहे थे वही आपको सुनाई दिया। थी तो सारी आसपास वेव्स हर तरह की मौजूद थी, हर साउंड वाली थी, लेकिन आप जिसको चाह रहे थे सिर्फ वही आप तक पहुंच पा रहा था। तो सिमिलरली आपकी क्लास में हर तरह का स्टूडेंट बैठा होगा, जहां आप रहते हैं वहां पे हर तरह के लोग मौजूद होंगे, लेकिन वो तब तक आप पे हमला नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ना चाहें। जब आप चाहते हैं ना कि ये मेरे पास आए, वेव्स की तरह जिसको आप सुनना पसंद कर रहे थे वही वेव्स आप तक पहुंच रही थी, इसी तरह आप जब चाहते हैं ना कि ये वाला काम मेरे साथ हो, फिर स्टूडेंट्स वो आप पे हमला करते हैं। तो आपके आसपास हर तरह के लोग मौजूद होंगे, लेकिन वो आप पे तब तक हमला नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ना चाहते हो। जब आप चाहेंगे तब वो आप पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आप ख़राब हो जाएंगे, अपने पास से, अपने रास्ते से आप हट जाएंगे, और जब आप रास्ते से हटते हैं फिर आप अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप दूसरों पे उज़र देना छोड़ें, चाहे आपके साथ गलत होता है या सही होता है, इसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। तो मैं इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स से चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे जो है ना अच्छे बच्चे बने और दूसरों पे उज़र डालना छोड़ें और अपने ऊपर ही अपनी खुद की ज़िम्मेदारी समझें और अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लें। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और अपने ऊपर ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं ना, तब चीज़ें आप हासिल करते हैं। तो बहरहाल जी, ये फिर मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ, तो इसीलिए हम दोबारा वापसी आते हैं। माइक्रोवेव ओवन की हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि माइक्रोवेव ओवन जो है ये किसकी एग्जांपल है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स फटाफट इसको देखते हैं कि होता क्या है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर आखिर खाना गर्म करने के लिए जो हम ओवन यूज़ करते हैं इसमें माइक्रोवेव का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2450 मेगाहर्ट्ज़ और वेव लेंथ की वैल्यू होती है 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, कुछ क्या करते हैं, उनको ये 2450 का डिजिट याद होता है, नंबर याद होता है, आगे कोई पता नहीं है, सिर्फ हर्ट्ज़ है या मेगा हर्ट्ज़ है। और वो जब ऑप्शन बनाता है तो वहाँ पे मेगा आखिर में होता है, पहले किलो होता है, कुछ हर्ट्ज़ में होती है ऑप्शन, और फिर एंड पे मेगा होती है। और वो पहले ही ऑप्शन किलो वाली देखते ही 2450 आगे होता है किलो हर्ट्ज़, वो लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ नंबर याद होता है 2450। तो ये बुक के पैराग्राफ में एमसीक्यूज़ मेंशन है और ये बोर्ड में आ चुका है, तो इसको अंडरलाइन कर ले। तो आपने साथ में उसकी मेगाहर्ट्ज़ 2450 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू याद रखनी है, ठीक हो गया। इसी तरह 12 सेंटीमीटर याद रखना है, वो मीटर की ऑप्शन पहली देगा, दूसरी सेंटी होगी, और आपको 12 याद होता है, आप 12 मीटर लगा के आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको याद रखना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है माइक्रोवेव की ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। अब होता क्या है, जब आप ओवन में खाना रखते हैं तो ओवन के साथ एक लगा होता है मैग्नेट्रॉन, वो क्या करता है, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ से माइक्रोवेव जाती हैं उस खाने पे। अब खाने में क्या होता है कि वाटर एंड फैट के मॉलिक्यूल्स उस माइक्रोवेव को जज़ब कर लेते हैं। वो तभी जज़ब कर लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी वही होती है और इसकी भी आपके पास माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो जैसे ही वो वहाँ पे मैचिंग होती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वो जो खाना होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको पता है कि जब कोई सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही वो आपके खाने ने माइक्रोवेव को रिसीव किया, जज़ब किया, एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है। तो अब आप इसका पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी डिसएडवांटेजेस। तो आपकी बुक में ब्रिज की एग्जांपल ली गई है जिसमें आपसे वो कह रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ तो याद रखें कि ये जो हमारे पास है ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है ब्रिज वाली, ठीक है। अब होता क्या है कि अक्सर आप गौर करते हैं कि ब्रिज पे बड़े बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ से फौजियों को या जो परेड करते हैं सोल्जर्स, इनको परेड करते हुए गुजरना मना है। ये परेड करते हुए इस पुल से या ब्रिज से नहीं गुजर सकते। उसकी वजह यह है कि देखें, जब वो परेड करते हुए गुजरेंगे तो हर एक बंदा एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में पाँव उठाएगा और फिर दे मारेगा, फिर उठाएगा फिर दे मारेगा। तो ये जो सारों का इकट्ठा पाँव उठाना और फिर मारना है ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी वो उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। बहुत बड़ा खतरा होता है। तो जैसे ही वो मैचिंग करेगी तो ब्रिज तो टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा। तो इसीलिए लिखा होता है कि भाई परेड करते हुए यहाँ से नहीं गुजरना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है, कोई एक ही दफ़ा पाँव उठाते हैं और एक ही स्पेसिफिक टाइम के बाद फ़ौरन नीचे दे मारते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनको मना किया जाता है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स
अच्छा एक और चीज़, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो पुल बने हुए हैं यहाँ से अगर हम सोल्जर्स को परेड करते हुए गुजारे तो ये तो नहीं टूटते, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। तो भाई वो डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चल रही है ना, तो आप इन सोल्जर्स से कहें कि स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में ये एक्सटर्नल फोर्स उस ब्रिज पे अप्लाई ना करें तो तब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर गुजारा जाए ना, ये जो पुल बने हुए हैं दरिया सतलुज पे या इसी तरह और भी, तो यहाँ पे क्या होगा अगर गुजारा जाए, भाई यहाँ पे भी रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से भी इनको मना है गुजरते हुए। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं गुजार तो कुछ भी नहीं होगा, इतनी भारी भारी चीज़ें चलती हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि ब्रिज टूटे और पुल टूटा हुआ आपको दिखाई दे, और क्रैक भी तो हो सकता है ना, हो सकता है 10 साल बाद टूट जाए, लेकिन वो इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा ना रेजोनेंस का। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स आपने क्लियर कर लेने। और लास्ट में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपके पास ब्रिज की ही एग्जांपल है कि द कोलैप्स ऑफ टाकोमा, है ना, टाकोमा या टाकोमा, चलो टाकोमा भी पढ़ सकते हो, टाकोमा भी पढ़ सकते हो। तो ये भी ये यूएसए में हमारे पास एक ब्रिज है टाकोमा। इसको जब देखा गया तो हुआ ये कि जब ये तेज़ हवाएं चली, आंधी चली यूँ समझें बहुत तेज़, तो ये जो टाकोमा ब्रिज था ये टूट गया था। हुआ क्या था कि ये जो हवा का चलना है वो भी तो ब्रिज पे हवा क्या लगा रही थी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही थी। अब वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस टाकोमा ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, और जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट गया। तो ये एक यूएसए में ब्रिज देखा गया था, उसी को उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बना के आपकी बुक में मेंशन किया है, तो ये भी आप याद रखें। लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन भी आपके रेजोनेंस के फर्स्ट पेज पे बताई गई है हेलीकॉप्टर रूटर की। तो अब यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर के ऊपर आप पंखुड़ियाँ देखते हो, रूटर के ऊपर एक पंखा पर लगे होते हैं ना, एक पिछली साइड पे भी होता है, एक ऊपर भी होता है। अब होता है क्या है कि इनको डिफरेंट इनकी डिज़ाइनिंग की जाती है और इनकी थोड़ी बहुत लेंथ डिफरेंट रखी जाती है। अगर ये सारी पंखुड़ियाँ सेम स्टाइल पे और सेम लेंथ की बना दी जाए तो फिर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब हवा लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, और इनके आपस में भी कर सकती है ना, आपस में भी करके तब भी रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसीलिए इनकी लेंथ को भी डिफरेंट रखा जाता है, इनके डिज़ाइन भी थोड़ा सा हल्का फुल्का उनकी डिज़ाइनिंग में भी चेंज किया जाता है ताकि इनकी फ्रीक्वेंसी मैच ना करे। और अगर ये कर जाए फ्रीक्वेंसी मैच तो ये रूटर उखड़ जाते हैं, जब ये उखड़ेंगे निकलेंगे तो फिर आगे मामला क्या होगा ये फिर आप समझ सकते हैं, और आप खुद ही उसके अंदर बैठे हों फिर तो इसका मतलब है ना चल भी ऊपर। तो बहरहाल जी ये भी आपके पास एग्जांपल है कि आपने किसी न किसी तरीके से वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होने से बचना है, तो इसीलिए आप उनके डिज़ाइनिंग और उनकी लेंथ को डिफरेंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं होने देते ताकि आपकी बचत हो जाए। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रेजोनेंस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी, और अपने इस चैनल का आप लोग ख्याल किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।